1200 स्टाम्प पेपर पहले होता था एग्रीमेंट टू सेल के लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे आपने एग्रीमेंट करना हो, ठीक है, शर्तें लिखनी हो, ठीक है। लेकिन अब डीसी की जो वेबसाइट है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान रियाद फ्रॉम लैंड होल्डिंग्स। आपको वक्तन फ़वक्तन प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट्स भी देते रहते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे हमारे भाई गेस्ट मौजूद हैं जो लॉयर हैं, अरशद जावेद एसोसिएट के लॉयर हैं। वो अरशद जावेद बेसिकली इनके अब्बा जी का नाम है। वो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। यूके में इनकी सोलिसिटर हैं बेसिकली, वहाँ पे भी जो है लीगल जो इश्यूज़ हैं उसको देखते हैं, प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जो रजिस्ट्रीज़ हैं। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कचहरी, अगर आप फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है तो वो आपको पता होगा, कचहरियों में इनका चैम्बर भी मौजूद है। तो अगर इस तरह की प्रॉपर्टी की जो भी रजिस्ट्रीज़ है, लीगल जो इन्फॉर्मेशन है, आप इनके चैनल भी है, उधर जाके इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं सर? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया अपने अच्छे से शो के लिए, इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये लोगों के लिए। थैंक यू। आजकल यही एक दौर है जहाँ मीडिया से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जी जी बिल्कुल, उसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट जो है डिज़ाइन की थी। इसका हमने एक आइडिया आया कि हम इस जो लोग हमसे बड़े क्वेश्चन करते थे रजिस्ट्री के रिलेटेड, एक बंदा, एक नया ले मैन, एक मेरे जैसा जो बंदा जो नया उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, हाँ, उसको बड़े मसले आते हैं। आपको पता है कुछ पाकिस्तानी जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा आपको पता है कि जो आवाम को है ना तंग करता है। उस वजह से कोई ना कोई किसी को डीलर के हत्थे चढ़ जाता है बंदा, फिर किसी वकील गलत के हत्थे चढ़ गया तो पैसे बड़े लोग जो है ना ज़ाया कर देते हैं अपनी जमा पूंजी। जो एक मिडिल क्लास बच्चा है या एक मिडिल क्लास कोई जो पर्सन है वो अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर देता है। उसके हवाले से हमने चैनल भी शुरू किया और आपकी खिदमत लेने के लिए हाजिर हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से भी और कुछ हमारे भी क्वेश्चन हैं, वो आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। अगर क्वेश्चन मैं पूरे इंशाल्लाह पूछूंगा, अगर कुछ रह जाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि जो क्वेश्चंस हैं रजिस्ट्रीज के रिलेटेड, इंतकाल के रिलेटेड, टैक्सेस के रिलेटेड, प्रॉपर्टी में जो आपका इधर हेर फेर है, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्वेश्चन हम करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। पूरी पॉडकास्ट आप देखिएगा और हमारे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहला सर क्वेश्चन है कि मैं एक बंदा हूँ, मैंने एक प्लॉट लिया है, मुझे क्या तरीकाकार है कि एक मैं घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए मुझे सबसे पहले किधर जाना चाहिए? अच्छा सर, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। आम आदमी, इंसान, खासतौर पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन थोड़ी सी कमी है, बिल्कुल इस बेसिस पे लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, पुराने जो बुजुर्ग होंगे थे उनको पता था ज़मीनों को असल में मरले, कनाल, मरबा, किला के हिसाब से भरते थे कि जी इस तरह करके हम अपना डिवाइड कर लेते थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर बंदे ने कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो या खरीदनी हो तो उसका सबसे पहले काम क्या है? अब नॉर्म क्या बन गया है? द बेसिक नॉर्म फॉर अ पर्सन इज दैट वो आता है, पहले वकील हायर करता है। ठीक है, वकील हायर करने के बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेके देता है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब मैंने इस प्रॉपर्टी को, लेट्स सपोज पहले हम आते हैं सेलिंग की तरफ कि जी आप मिसाल ले लें, उस्मान साहब हैं, आपने जी प्रॉपर्टी बेचनी है, सेलिंग का प्रोसेस पहले देख लेते हैं क्या। ठीक है, वो ये होता है कि जी सबसे नॉर्मली क्या होता है कि डीलर दरमियान इन्वॉल्व होता है कि जी मैंने आपको सौदा करवा दिया। ठीक है, उसका एक 2% कमीशन होती है जो तय हुई होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे अहम बात क्या है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है, कहता है जी हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही आ रही है, हदीस ही है कि लिख पढ़ के आपने कोई ना कोई। बेशक जी, बेशक बेशक। अब लिख पढ़ क्या करते थे लोग, पहले खुद अपना घर में बैठ के 2-3 गवाह उठा के चिट्टे कागज में लिख लेते थे कि ये टर्म ऐसे करना है। लेकिन अब ऐसा दौर नहीं रहा। सही है, अब हुकूमतों ने कानून ऐसे डेवलप हो गए जिसपे स्टाम्प पेपर, जिस तरह आप कहते हैं, जी बिल्कुल स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर निकलवाए। ठीक है, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, इकरारनामा जिसे कहते हैं, जिसपे आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, और उसपे कहते हैं जी इतने टर्म्स में हमने इतने पैसे देने हैं, ये टाइम जोन है और इस मुताबिक सारा कुछ मुकम्मल होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद ये है कि जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर आप आगे क्या करते हैं, रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, उसके लिए ना ही सेलर को पता है, ना ही बायर को पता है। ठीक है, ना ही उनको पता था डीलर वालों। उन्होंने क्या करना, डीलर वालों ने कहना जी आपका कोई वकील है, आपने कहना जी है। ठीक है, अगर सेलर कहेगा मेरे पास वकील है, डीलर कहेगा मेरे पास वकील है। ठीक है, अब ऐसा होना है जोन जिसपे आपने मुकर्रर करना है कौन सा वकील किसका काम करेगा। ठीक है, क्यों वकील की मैं बात कर रहा हूँ? जी जी, इसकी बेसिक की ये है कि जी आपकी लीगल प्रोसीजर जो है कानून के दायरे में रहे। ठीक है, इतनी बात आ गई है समझ? ठीक है,
फिर जब आप हायर कर लेते हैं किसी वकील को, वो क्या करता है, वो कहता है जी पेमेंट पूरी हो गई है आपकी, जी पेमेंट पूरी हो गई है, आखिरी पेमेंट रह जाती है। क्यों रह जाती है आखिरी पेमेंट? वो कहते हैं भाई अगर हमने इसको सारी पेमेंट दे दी, ठीक है, ये तो लेके गया, बिल्कुल, हमारे नाम कौन करेगा? करेगा, बिल्कुल। ट्रांसफर प्रोसेस कैसे होगा? इफ आई गिव हिम एवरीथिंग, आई हैव नो लेवरेज। एग्जैक्टली, ठीक है ना? एग्जैक्टली। फिर क्या करते हैं लोग, क्या वो आते हैं वकील को हायर करते हैं, ठीक है, वकील साहब प्रॉपर प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, ठीक है, प्रोसीजर के बाद एक डे रखा जाता है जिसमें जी उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करने होते हैं। ये चीज बिल्कुल, सेलर का मकसद है बयान देना, ठीक है, बायर का मसला वहां जाके अंगूठा साइन करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसी के रेलेवेंट एक क्वेश्चन निकला, आपने इकरारनामे की बात की, रजिस्ट्री और इकरारनामे में क्या फ़र्क है, ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। इकरारनामा होता है बेसिकली एक सादा सा स्टैम्प पेपर निकाल लें, ठीक है, एक होता है लीगल स्टैम्प पेपर, एक होता है 200 वाला स्टैम्प पेपर, 300 वाला स्टैम्प पेपर, 1200 वाला, 1200। अच्छा 1200 ये एक मिथ है, मैं जरा क्लियर ही कर दूं नाजरीन के लिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता। 1200 स्टैम्प पेपर पहले होता था एग्रीमेंट टू सेल के लिए, ठीक है, जिसे कहते हैं ऑफर एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे आपने एग्रीमेंट करना हो, ठीक है, शर्तें लिखनी हो, ठीक है। लेकिन अब डीसी की जो वेबसाइट है, जो डीसी रेट है, वो ई स्टैम्पिंग उसे कहते हैं वेबसाइट, ठीक है, बिल्कुल, उधर जाते हैं आप, वहाँ जाके आप अपना जब 1200 का चालान भरते हैं, ठीक है, तो वो होता है आउटराइट ऑफ टैक्स का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ टैक्स नहीं होती जिसपे ये गंदम वगैरह, एग्जैक्टली इन पे लग गया वो, ठीक है, होता है एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन उसके नीचे स्पेसिफिक लिख दिया कि जी टैक्स के मतलब है, जी आपने अगर बाहर कोई चीज भेजनी उसका मुआवजा कर रहे हैं आप, यहाँ आ रही है कोई चीज, कितना टैक्स रिलीव करेंगे, वो लोग समझते नहीं है चीज को, ठीक है। असल में कानून ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका 50 लाख का सौदा है तो 50 लाख के ऊपर 0.1%, फिर 1200, ओके, आप कैलकुलेट करें ना, 50 लाख मल्टीप्लाई 0.1%, फिर 1200 करेंगे, तब आपको एक ओरिजिनल स्टैम्प वैल्यू निकलेगी, जो बैंक ऑफ पंजाब से स्टैम्प पेपर मिलेगा, उसका चालान फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, तो करेगा। अच्छा, आप डिफरेंस आपने पूछा कि एग्रीमेंट का और रजिस्ट्री का क्या डिफरेंस है। सर एग्रीमेंट इज समथिंग विच आपने 2-3 शर्तें लिख दी हैं पेमेंट के हवाले से, ठीक है, प्रॉपर्टी की डिटेल लिख दी है, ठीक है, और टाइमलाइन दे दी है, ठीक है। जब आपका वो टाइमलाइन मुकम्मल हो जाएगा, उसे एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी होने को आ रही है, ठीक है, तब आपने रजिस्ट्री की तरफ जाना। अब रजिस्ट्री का सबसे बड़ा इजी अल्फाज में मतलब पता क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि मोहम्मद उस्मान से निकल के मेरी तरफ प्रॉपर्टी आने के लिए रजिस्ट्री का प्रोसेस होना जरूरी है। रजिस्ट्री को सेल डीड भी कहते हैं, सेल डीड, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश वी कॉल इट सेल डीड, और हमारे आम जो पाकिस्तानी जुबान, उर्दू जुबान में से रजिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक। इसी के रेलेवेंट, क्योंकि हम डील कर रहे होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज जो नई लॉन्च होती हैं उनके अभी तरमीमें भी नहीं लगे होते हैं, तरमीमें जो आप अक्सर देखते हैं, वो शुरू करते हैं ट्रेड आपकी फाइल्स पे। हाँ जी, एक तो वो फाइल्स का डिफरेंस हमने ऑलरेडी नाजरीन को बताया होगा कि रजिस्ट्री और फाइल में क्या फ़र्क है, लेकिन हम इसकी एक लीगल एस्पेक्ट जानना चाह रहे हैं कि जो एक फ़ाइल है उसका कानून में क्या उसकी औकात है, क्या वक़्त है फ़ाइल की, जो ये डीलर हजरा दे रहे हैं और जो डेवलपर्स दे रहे हैं। सर असल में मसला ये है कि ततीमा आपने कहा पहले, ततीमा असल में लगवाना इसलिए जरूरी होता है कि आपकी कटिंग होती है, ठीक है, ततीमा बेसिकली मतलब आपका इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, 500 बंदे मालक है, लेकिन हमें क्या पता कि हमारा रकबा कहाँ पे है, बिल्कुल, इतना एक लैंड जगह कहाँ है, बिल्कुल, उसके लिए फिर आपको पटवारी या लैंड कोर्ट दफ्तर जाना पड़ता है, ठीक है, एप्लीकेशन तो टीमों की देनी पड़ती है, फिर निशानदेही होती है, मीटर होती है, आगे फिर वो बिल्कुल जी बिल्कुल कि ये वाली जगह जी मेरा, ये इतने खाने हैं, ये वाला खाना मेरा है, हाँ, ये इसकी फिर ऑथेंटिकेशन कौन करता है, पटवारी करते हैं, लैंड कोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो फिर आप कानूनी रास्ता क्या अपनाते हैं, वो है अदालती, ठीक है, वो क्या आता है, उसे कहते हैं सूट फॉर पार्टीशन, ओके। आपको एक तो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए आपको तहसीलदार जमा करानी होती है अपनी पिटीशन, ठीक है, आपने तहसीलदार का पिटीशन जमा करानी चाहिए, ये मेरा मुश्तरका खाता है, जॉइंट खाता है, मैं इसको लहदा करना चाहता हूँ, तो काइंडली आप इसको लहदा कर दें, तो मेरा हिस्से का रकबा निशानदेही करके मुझे बता दें कौन सा है, ताकि मैं कब्जा कर सकूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है, ठीक है, उसके लिए आपको भी जाना पड़ता है अदालत, ठीक है, आपको पार्टीशन करानी पड़ती है, ठीक है। अगर दोनों तीनों पार्टी रजामंद है तो फिर तो आप जाके पार्टीशन करा लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ से ले लूंगा, आप यहाँ से ले लें, मैं मुझे कोई एतराज नहीं, बिल्कुल, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, रेयर होता है, कौन कहेगा जी मुझे बैक से दो, मुझे कोई भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उसके लिए अदालत जाते हैं, सूट फॉर पार्टीशन दायर करते हैं, फिर फाइनली रिजल्ट ऑफ पार्टीशन हो जाती है, ठीक है, फिर जाके आप उसकी कटिंग वगैरह करके बिल्कुल लोगों को प्लॉट ऑफर कर सकते हैं, ऑफर कर, ये ततीमे की बात है। अब फाइल ये एक रिसेंटली नई डेवलपमेंट आई है, फाइल सिस्टम भी अब लीगल कर दिया गया है, ठीक है।
असल में अवाम अभी भी रजिस्ट्री को ही मानती है। वो क्या है, स्टाम्प पेपर पीले रंग का निकले उस पर लिखी जाए सारी तहरीर, पीछे फोटो हो, अंगूठे लगे हों, 2 गवाहों के निशान हो, बयान हो, इस तरह करके। कुछ सोसाइटीज होती है जिन्होंने ऑटोमेटिकली जिस तरह एफडीए में अपने को प्रूव कराने के लिए रजिस्टर करवा लेते हैं और वो अपना एक फाइलिंग सिस्टम निकाल लेते हैं। ठीक है, वापरा सिटी जैसी चीज, वापरा सिटी फाइल सिस्टम उन्होंने पहले एक वो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट में है कि हमें पता हम गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट भी, और हमें हमारे बायलॉज ये हैं, ये दर्ज है गवर्नमेंट के अंदर। जी बिल्कुल, हर जगह से प्रूव है, एक ट्रस्ट बन जाता है पब्लिक का कि यार ये वो कहते हैं फाइल आप दे दे, क्योंकि ऑलरेडी वो सारा काम जो करना चाहिए वो पहले किया होता है, कटिंग हुई है, ठीक है, कहां से कौन सा सेक्टर है, कौन सा ब्लॉक है, वहां ठीक है, तो रजिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। ठीक है, बिल्कुल। तो जो फाइल आप कह रहे हैं कि अभी आ रही है, कोई इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं हो रही है, उसमें फाइल को लीगल कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं। अब असल में ऑलमोस्ट हो ही गया है, हो गया ऑलमोस्ट, ज्यादातर है कि आगे फाइल ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, उन्होंने इसको एक नॉर्मल कर दिया है। बिल्कुल, उसमें एक चीज आती है, वो ये कि फाइल पे टैक्स नहीं लगा होता। लोग रजिस्ट्री करवाने से डर रहे हैं आजकल बड़ा ना चल रही है कि रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, वो कहा यार इतने पैसे लग जाने, तुझे रजिस्ट्री करवा, फाइल ही रखो। असल में आपको बात ये इसको भी थोड़ा क्लियर कर दें। अब लोगों को पता नहीं किसने ये कह दिया कि टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगना ही लगना, फाइल हो या रजिस्ट्री, ठीक है। फाइल में क्या होता है कि आपने पूरे पैसे दे दिए, उसने आगे बयान दे दिए, बयान के बाद उसने कहा जी ठीक है जी, अंगूठे साइन हो गए, गवाह भी हो गए, फाइल ट्रांसफर आपने, ये लिखा फाइल आपके नाम, ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब क्या ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है? इज दिस एन ऑफिशियल रिकॉर्ड? नो, इट्स नॉट, वी डोंट नो, दिस इज द रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी और द एजेंट्स हु आर सिटिंग ओवर देयर। एग्जैक्टली, हमें नहीं पता कि ये उन्होंने फाइल दे दी है, हमने इसका प्रूफ कर लिया। बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन कहाँ से मिलती है? जब आपका गवर्नमेंट के दायरों में जाकर करते हैं जी, ये देखें, ये मैंने लिया है, ठीक है, ये मेरे नाम की फाइल है, इसकी अब यहाँ फर्क टाइटल डीड्स जिसे कहते हैं वो निकाली जाए। आजकल कुछ एरियो में टाइटल डीड्स है, कुछ एरियो में रजिस्ट्री ही चलती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो फाइल को ही ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेट के लिए क्या सबसे अहम चीज? टैक्स हो, बिल्कुल, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। एग्जैक्टली, बायर को पड़ता है 236 के विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, और सेलर को पड़ता है 236 सी विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, और फाइलर हो तो वो कम है, नॉन फाइलर हो तो वो तो फिर बंदा, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि जो टैक्सेस जी कितने मरले की क्या रजिस्ट्री पे क्या टैक्स है, बायर को कितना, सेलर को कितना है, जो फाइलर है उसको कितना, नॉन फाइलर को, इसके लिए इंशाल्लाह हम थोड़ा सा मैं इतना बता दूं कि इतनी सी ऐड कर दूं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर टैक्स पड़ता है। एग्जैक्टली, जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स भी कह सकते हैं, वो अलग, वो उसको भी थोड़ा कैपिटल गेन्स कहते हैं कि जब आपने प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है, जैसे आपने गेन्स का मतलब होता है कि आपने इस पे कुछ फायदा लिया हो, कुछ प्रॉफिट कमाया हो। आज प्लॉट 1 करोड़ का था, कल को 1 करोड़ 50 लाख का, बिल्कुल ठीक है, वो मतलब आपने 1 करोड़ का कमा लिया, तो आपने दिया था, बिल्कुल ठीक है, ऊपर से 20 लाख कमाया, उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। वो जो 20 लाख कमाया उस पर टैक्स है, गेन उसी को कहते हैं। एग्जैक्टली, आपने गेन्स, और जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है। लोगों का ये वो समझते हैं कि इसको नहीं देना पड़ता, लेकिन एफबीआर वाले पीछे पड़ ही जाते हैं, एक ना एक दिन पड़ जाते हैं। हाँ जी, असल में हमारा कुछ जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, वो ऑटोमेटेड नहीं है। लोग जो है ना कहते चलावा कम कीता है, ठीक है, उस वजह से लोग जो है ना वो बचाते हैं, कहीं से टैक्स बचा लिए, कहीं से कुछ, इसलिए वो चीज़ें जिसका जिधर हाथ पड़ता है वो कर लेता है। मैं हैरान हूँ कि नादरा जैसा एक अदारा, नादरा वो एक दुनिया का सबसे पावरफुल सिक्योरिटी और आईटी सिस्टम है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ब्रिटिश अमेरिकन पीपल उन लोगों से उन्होंने गाइडेंस ली, ठीक है, लेकिन कैसी जी बात है कि प्रॉपर्टी के मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बना। प्रॉपर्टी में बेसिकली आपको पता है डीलर्स और ये जो आपका ना एक माफिया बैठा हुआ है, ये प्रॉपर्टी को जो ना पाकिस्तान को एक जकड़ा हुआ है इन्होंने प्रॉपर्टी के जरिए से, उस वजह से प्रॉपर्टी जो है ना मसला ये है सर। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि चेस सेट है, उसमें प्रॉन होता प्यादा आप कहने पटवारी एक ऐसा बंदा जो सबसे इस वक्त छोटा बंदा था, जिससे हमें सिर्फ जाके डॉक्यूमेंटेशन लेनी होती है कि भाई मेरी फर्द निकाल दो, यहाँ की बेचने की, यहाँ मॉर्गेज की, बिजली लगवाने की, किसी चीज की। एक ये अदारा और एक लैंड रिकॉर्ड अदारा, डिजिटल अदारा जिसे कहते हैं, अब बना बिल्कुल ऐसे 2 ऐसे अदारे हैं बिल्कुल, जिनका काम क्या है, छोटा सा बिल्कुल, लेकिन वो किया होता लोग बदमाश हैं, वो समझ लेंगे पाकिस्तानी सिस्टम के बदमाश। लेकिन अब क्या करें, अब हमने वो सिस्टम बनाया, हमने चलना है, गवर्नमेंट ने बनाया है और हम उसके साथ चल रहे हैं, अल्लाह का करम है कि चल रहे हैं। सही बात।
एक और क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि फैसलाबाद में हाई राइज बिल्डिंग्स का बड़ा फुकदान है, आपको पता है ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, जो बने हैं वो पर चल नहीं रहे। उसमें लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको क्या आया रजिस्ट्री मिलती है, फाइल मिलती है, या वो किस तरह से डेवलपर, वो एक 10 मरले का प्लाजा है उसने उसके ऊपर कुछ 16 मंजिला खड़ी कर दी है, तो वो किस तरह से उसको हम रजिस्ट्री करवाते हैं, एक एक अपार्टमेंट की, एक एक शॉप की, इसको भी बताएं ज़रा। सर वही चीज़ होता है, जब आप जैसा कि हमें कॉर्पोरेशन अदारा है, एफडी अदारा है, ठीक है, इन्होंने उसकी अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक जगह की बात करता हूँ कि हमारी एक जगह जहाँ में हमने एक रेस्टोरेंट के लिए जगह बनाई थी, मार्की ऑब्लिक रेस्टोरेंट कह लें आप, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने नक्शा अदारों से अप्रूव कराने के लिए उन्होंने क्या जी नक्शा बताया। अब एक फ्लोर है, उसके ऊपर मेज़नाइन फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर, अब हर चीज़ की एक अलग-अलग अप्रूवल चाहिए होती है। उस अप्रूवल के बाद आपने उस फ्लोर के अंदर बताना है उनको कि कितने बनने हैं अपार्टमेंट्स या जो भी हॉल, कितना वो स्क्वायर फीट्स कितने, वो कितने, ठीक है। अब इसका प्रेफरेबल आइडिया यही होता है कि लोग उसी रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा सिस्टम वेस्टर्नाइजेशन सिस्टम से अलग है। ठीक है, बिल्कुल। मैं बता दूं क्या मसला है यहाँ। जब आप बाहर के मुल्क में रजिस्ट्री करता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे क्या होता रहा है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब वो कोई अपार्टमेंट लेते हैं ना, वो लीज में मिलता है, ठीक है। वो कभी आपको ऐसे नहीं होता कि जी आप आज किस जगह के मालिक हैं, ठीक है, नहीं, वो कहते हैं भाई हम इस बिल्डिंग के मालिक हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स बनाए हैं, बिल्कुल, आपने ये एक अपार्टमेंट पसंद किया है, ठीक है, इस अपार्टमेंट की लीज 900 साल, ठीक है, 900 साल है, 300 साल है, बिल्कुल, ठीक है, आपने हमें लीज के पैसे देने हैं, ठीक है, और हमने आपको एक रजिस्ट्री बना के दे देनी है जिसपे लिखना चाहिए कि मैं लैंडलॉर्ड था, ठीक है, ये मेरा लीज होल्डर है, ठीक है, आज के बाद जितने भी मेरे इस अपार्टमेंट में हैं चीजें वो इसकी है इतने सालों तक, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं, पाकिस्तान में क्या है जी, पाकिस्तान में ये अपार्टमेंट है, उसने कहना चाहिए अपार्टमेंट है, मेरे पूरे नाम होने चाहिए चीज, कुछ फ्री और कोई समझ नहीं, कोई चक्कर नहीं, मेरा भाई आप बिल्डिंग के बेशक मालिक होंगे, मैनेजर होंगे, मैनेजमेंट होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, वो अपार्टमेंट मेरा है, ठीक है। उसके लिए फिर लोग रजिस्ट्री भी करवाते हैं, फाइल भी करवाते हैं, ठीक है, एज पर दी अप्रूवल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड, लाइक एफडीए हो गया, कॉर्पोरेशन का दायरा, पीएमए कुछ इस तरह से, ठीक है, सारा कुछ हो गया, फिर जाके आपको वोट करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है डीसी रेट के हवाले से। डीसी रेट हर जगह का डिफरेंट होता है, और ये लोगों को हमने अक्सर बताते रहते हैं। डीसी रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? एक घर बैठे बंदा है, उसको नहीं पता कि इस जगह की है, वो एक सेल कर दिया उसने या को परचेज करनी है, लेकिन उसको वो पता नहीं होता कि इस जगह का डीसी रेट क्या है। वो और बता दें कि रजिस्ट्री अगर 5 मरले की है, किसी जगह पे 10 मरले की कैनाल की, वो कैसे कैलकुलेट कर सकता है एक बंदा घर बैठे हुए? अच्छा सर, ये इतना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। आसान भी नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है डिजिटल। ठीक है, मैनुअल वाला ज़रा स्लो है, वो किताब है मोटी सी जिसपे हर एरिया का, हर जगह का डीसी रेट लिखा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात थोड़ी सी ये भी क्लियर कर दो, एक होता है डीसी रेट, एक होता है एफबीआर रेट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये भी क्लियर करें। मैं जब मुझे 4 साल हो गए यहाँ आए ऑलमोस्ट, यहाँ पे 2 रेट चलते हैं, ठीक है। एक होता है डीसी, एक होता है एफबीआर रेट, एक होता है डीसीआर, ठीक है। एफबीआर रेट हाई पोस्ट सोसाइटी तो बन गई है, जैसा ये एरिया है, ठीक है, कनाल, इस तरह का कुछ ऐसे डीसी रेट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एफबीआर में जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो एफबीआर वाले कहते हैं भाईजान ये जगह हमारे अंडर आती है, आपने एफबीआर रेट क्यों नहीं लगाया, आपने डीसी रेट क्यों लगा दिया? बड़ा अच्छा पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर ये नई रिसेंटली ये क्या किया कि एफबीआर रेट को डीसी रेट को एक ही कर दिया। तो लोग एफबीआर रेट से परेशान थे कि यार एक जगह जहाँ 6 लाख मरला है वहाँ पे 10 लाख मरला शो कर रहा है एफबीआर, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, नई गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट मिलकर एक ऐसा कुछ सिस्टम निकाला जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं एफबीआर और डीसी रेट का 19-20 का फर्क कर देते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब 19-20 कोई ज्यादा नहीं, आप एफबीआर कर ले, डीसी रेट डजंट मैटर एनीमोर, ठीक है। लेकिन बस क्लैरिटी के लिए है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स, ठीक है, बिल्कुल। तो अब डीसी रेट कैलकुलेट कैसे करें बताता हूँ। सबसे अहम होती है आपकी रजिस्ट्री, ठीक है, या आपकी फर्द, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, फर्द को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, सॉरी टू कट यू। रजिस्ट्री होती है एक लिखी हुई डॉक्यूमेंट के जी एक बंदे ने बयान दिए हैं, ठीक है, ये उसकी जगह थी, ठीक है। और वो रजिस्ट्री भी किस तरह देके लिखते हैं, फर्द को देके लिखते हैं, ओके। फर्द मेन चीज है, टाइटल डीड्स कहते हैं इसे, टाइटल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर साइज में आती है, 9 बक्से हैं उसके, 9 के 10 बक्से हैं, ठीक है। हर बक्से का अपना अपना फर्ज है, ठीक है। उस बक्सों में किसी में खेवट, कतूनी, मरब्बा नंबर, ठीक है, किला नंबर, ठीक है, कौन से कितने से कितना रकबा निकला है, क्या है, कितना मेरा मरब्बा, उसका फिर आगे नाम लिखा आपस बंदे की ऊपर।
अगर आपने डीसी रेट निकालना है तो फ़र्द का होना ज़रूरी है। उस पर क्या होता है, जब आप ऑनलाइन गूगल करें, देखिए ई स्टैम्प वेबसाइट है, गूगल करेंगे ई स्टैम्प खुलेगा तो पहला या दूसरा लिंक होगा, ठीक है। आप उसमें खोलेंगे तो उसमें 6 टैब्स आ जाते हैं उस वेबसाइट के अंदर। उसमें लिखा होता है कैलकुलेट डीसी रेट, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, ऑप्शन सेट कर लेनी है कि क्या आपका एरिया रूरल है या अर्बन, ठीक है, या आपका आउटसाइड पॉपुलेशन है या इनसाइड पॉपुलेशन, ठीक है। जब आपने वो सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने सेलेक्ट क्या लिया जैसे अर्बन, ठीक है, पॉपुलेशन फैसलाबाद के अंदर है, ठीक है। फिर आपने चेक नंबर लिखा था, वो भी फर्द के ऊपर लिखा था टॉप पे चेक नंबर कौन सा है, ठीक है। चेक नंबर को सिलेक्ट किया, चेक नंबर के बाद आपने बिल्कुल फर्द के आखिरी वाले पेज में लिखा होता है मरब्बा नंबर, ठीक है, और किला नंबर। उस वेबसाइट में एग्जैक्टली पूछते हैं स्क्वायर नंबर प्लीज, ठीक है, एंड खसरा, किला और खसरा इसको एक ही कहते हैं, किला और खसरा एक ही वर्ड है, ठीक है। आप खसरा नंबर भी कह सकते हैं, किला, ओके, डन। लिखा था खसरा नंबर ऐड, ठीक है। अब आपने लिख दिया जी चेक नंबर है सिर्फ 219,000 भी मरब्बा नंबर 20, किला नंबर 1, ठीक है। निकाला तो नीचे आ जाती है ऑप्शन एग्रीकल्चर, ठीक है, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल। नॉर्मली एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल कमर्शियल ज्यादा आता है, सेलेक्ट कर लिया रेजिडेंशियल, ठीक है। लिख के उन्होंने आपने नीचे लिखा था लैंड वैल्यू, गैप होता है एम्प्टी ब्लैंक, उसमें लिख दिया 1 मरला, टाइप कर दिया 1 मरला, फिर आपने कर दिया कैलकुलेट, उस 1 मरले का रेट निकलाएगा, वो अपडेटेड होगा फॉर एग्जांपल आज का रेट होगा जो भी। अब रेट चेंज हो जाता है एवरी 30th जून के बाद, डीसी रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर 30 जून के बाद चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली बढ़ता है थोड़ा जितना भी। कुछ ऐसे एरियाज है जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं रेट उनके कि उनकी कुछ जब गवर्नमेंट देखती है कितना होना चाहिए तो कम भी कर देती है। हाँ जी, लेनी मुस्तफीन साहब ने आपका बड़ा एक अहम जो मसला था जो लोग अक्सर पूछते रहते थे डीसी रेट क्या है, उन्होंने सॉल्व कर दिया है। ये हम वीडियो भी अटैच कर देंगे जो सारे प्रोसेस की, किस वेबसाइट पे जाना है, किस जगह लिंक पे जाना है। तो बहुत शुक्रिया। दूसरा एक जो है एक अक्सर क्वेश्चन होता है, हिबानामा है जी आपका जो इकरारनामा है, और उसके बाद आपका एक बेनामा है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये लोग बड़ा पूछते हैं। वेरी इजी, हिबानामा इज गिफ्ट डीड, ठीक है, इकरारनामा इज एग्रीमेंट, ठीक है, और जो बेनामा है वो असल में होता है सेल एग्रीमेंट, जिसे कहते हैं जी आप बेचने लग प्रॉपर्टी बेचने, डीड भी कहते हैं डीड, ठीक, डन। अच्छा, हिबानामा लोग गिफ्ट डीड पे क्यों आते हैं? क्योंकि गिफ्ट डीड के ऊपर सबसे कम खर्चा होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के ऊपर सिर्फ 1%, भाई अम्मी अबू भाई अपने बेटों कर रहे हैं, मतलब फैमिली जिसे कहते हैं डायरेक्ट ब्लड जो नहीं होते हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए हिबानामा बेस्ट रहता है क्योंकि उनके ऊपर 1% टैक्स पड़ता है, 1% स्टैम्प ड्यूटी होती है वो, गुड, ठीक है। वरना आगे दूसरा करने जाए आप तो उस पर 1% स्टैम्प ड्यूटी, 1% TMA फीस, फिर काउंसिल फीस, फिर 236 के खरीदने वाले को, 236 बेचने वाले को, तो ये 8-9% तो यही बन जाता है, बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है, नक्शा, शजरा, अक्स, ये बड़ी चीज़ है ना, जब हम किसी रकबे को डील कर रहे होते हैं तो उसमें ये हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते हैं। नक्शा, अक्स, शजरा एक ही चीज़ है, वन एंड द सेम, ठीक है। इट्स लाइक बेसिकली अ मैप, इट्स अ मैप, आपके लिए टाइटल जैसे डीड है ना, उसका फ्लोर प्लान, ठीक है। ततीमा टाइप कुछ है, ततीमा भाई होता है कटिंग ऑफ द प्लॉट, मतलब ये एक जगह है जहाँ मुश्तरका खाता है, आपने उसमें आधा ये दे दिया आधा आपको दे दिया, ये हो गया ततीमा लग गया जी, ये अलग हो गए 2 प्लॉट, अलग हो। अब शजरा होता है जब आपने वहाँ पे आके देखना है कि जी ये कितनी मेजरमेंट की जगह है, ठीक है, मतलब कि मुझे आधी जगह आपने दे दी, ठीक है, आधी जगह कितनी दी है, कितने मरलों की दी है, भाई मेरा मेजर करके दो। आएगा पटवारी निशानदेही करे, ये करोगे जी फ्रंट जी 9 मरले वाइड है ना, टोटल सारा रकबा इतने मरले हो गए जी, ठीक हो गया, ठीक है। फिर उसने कहना जी फ्रंट कितना, विड्थ कितनी, ठीक है, ये कितना, वो भी सारा लिखेगा, ये सारा शजरा बनता है इस चीज का, ठीक है। इसे कहते हैं एरियल कैलकुलेशन, जिसे आप कहा जाता है मेजरमेंट्स ऑफ द एरिया, डन, ताकि आपको सारा पता हो कि आपने कितना आपका एरिया सारा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। दूसरा ये कि हमें जो एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं हम किसी को, हम उसमें कुछ सेल परचेज नहीं कर रहे होते, हमने किसी अपनी बेटे के नाम करनी है किसी को, या वो कहते हैं ना कि वो अपने विरासत करनी है, उसका भी प्रोसेस बता दें अगर हमने। अच्छा यार, ये गिफ्ट डीड वही सिंपल, वो तो बेसिक अगर ब्लड है तो व्हाइट पेपर में हो जाती है, ठीक है, नहीं तो स्टाम्प पेपर में करवाते हैं, ठीक है, लोग नॉर्मली स्टाम्प पेपर में करवाते हैं, लीगल है। विरासत की बात की वो इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। अब पाकिस्तान में और वेस्टर्न कंट्री में 2 फर्क है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री हैव अ थिंग कॉल्ड विल, ठीक है, विल प्रिवेल ओवर देयर, ठीक है। पाकिस्तान में शरिया लॉ
शरीयत बिल्कुल जो अल्लाह के कानून है उसके मुताबिक जो बताया। यहाँ पे भी है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन एक बड़ा 3 लाख, ठीक है, एक बड़ा 3 लाख विल का हिस्सा है, ठीक है, होगा। बाकी आपको विरासत के मुताबिक जितना जहाँ रकबा है उसको मिलना है, और तभी मिलना है जब वो मेन सरबरा, अगर आपका वालिद या वालदा कोई फौत हो जाता है और उनके नाम कोई जगह है तो आगे बच्चों में डिवाइड, जी 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 वो बिल्कुल, बच्चे नहीं है फिर बहन भाई में डिवाइड होनी है, बिल्कुल। और अगर उससे उनके माँ बाप अभी भी जिंदा है फिर उन पे भी डिवाइड होनी है। वो इंशाल्लाह एक पूरा टॉपिक है, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो। आज तो हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं जो चीज़ों का कि किस तरह से आपने रजिस्ट्री एक ले मैन के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह की ये अब जितनी आपको टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, पटवारी हो गया, बेनामा, इकरारनामा क्या है, डीड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू देने के लिए इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में लेके जाएंगे। एक और क्वेश्चन है जी, हाँ जी, आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, जारी सी बात 90 लाख से ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं है, और उनकी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाएं। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उनका क्या तरीकाकार है कि उधर बैठे बैठे उनको हम ट्रांसफ़र कर दें? कोई इज़ इट पॉसिबल कि कोई पाकिस्तानी लॉ में इन्होंने कुछ किया हो? सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में लूप होल्स हैं, फ्रॉड के चांस ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि आप किसी को कहें कि जी मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दें। हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान में एक सेइंग है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एग्जैक्टली, जो एक्सपीरियंस किया मैंने, बिल्कुल। लेकिन मसला क्या है कि इससे बेहतर है कि आप खुद आके अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। अगर आप नहीं आ सकते तो पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा ढूंढें, फैमिली वाला हो जाए या वकील जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप उसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, ठीक है, अटॉर्नी वहाँ से आप यहाँ से आपका वकील बना दें या वहाँ से वकील बना दें, वो वहाँ की एम्बेसी जाए पाकिस्तान में, ठीक है, वो अटेस्ट करके नोटराइज करके आपको यहाँ भेज देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लाहौर के फॉरेन ऑफिस जाना है, वहाँ जाके वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है कि जी देखिए हमारी बाहर से आई है अटॉर्नी, ठीक है, मैं उस अटॉर्नी का पावर होल्डर हूँ, ठीक है, मुझे दी गई है, ठीक है, तो इस पर टेस्ट कर दें। वो टेस्ट करके आप वापस लाते हैं यहाँ पे तहसीलदार, वहाँ पे जाके रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, फिर देयर यू हैव द पावर, और उस अटॉर्नी के अंदर आपको वाज़े करना पड़ता है कि बस क्या क्या पावर दी है उस बंदे ने, ठीक है, क्या आपको उन्होंने डीड करने की पावर दी है, ठीक है, क्या आपको लिटिगेशन करने की पावर दी है, क्या आपको ट्रांसफर करने की पावर दी है, ठीक है, एग्रीमेंट पैसे वसूल करने की पावर दी है, ठीक है, और ये दो कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, दीज आर द मेन पावर्स, ठीक है। तो ओवरसीज के लिए यही होना चाहिए कि यहाँ तो खुद आ जाए, ठीक है, या किसी ऐसे बंदे को अपनी अटॉर्नी भेजे ताकि उसे ट्रस्ट कर सकें। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। और एक बड़ा जो है ना कॉमन हमारे जो मामलात में जो एक गलती पाई जाती है या अक्सर हो भी जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का जब काम कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले हम करते हैं टोकन बयाना। हमने कोई 1 करोड़ की चीज़ है उसका हमने 20 लाख रुपया टोकन बयाना कर दिया। अब उसका टाइम सेट हुआ कि जी 3 महीने बाद हम जो है ना उसकी बाकी पेमेंट आपको कर देंगे, जो जिन्होंने जिनसे हमने चीज़ ली है। अब 3 महीने का टाइम आ गया लेकिन हम वो पेमेंट उनको नहीं कर सके, लेकिन हमने एक स्टाम्प पेपर कर लिया था कि जी 1200 वाला या कोई भी स्टाम्प पेपर हम वो करके कि जी 3 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे, 20 लाख रुपया भी दे दिया है। अब 3 महीने बाद जब हम पेमेंट नहीं कर सके, उसकी क्या जो है लॉ में क्या हैसियत है कि वो 20 लाख जो हमारा गया मर गया, या वो बंदा जो है उसको वो कर दे, वापस कर दे, या हम किसी और उसको नया एक स्टाम्प पेपर बना ले? सर असल में बयाना एक बार चले जाए ना वापस काम नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में तो वो जो है ना कम है बिल्कुल। और इसकी मैं लीगल इम्प्लीकेशंस ये होती हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं बयाने के तौर पे, ठीक है, और आपके 3 महीने बाद टाइम आ गया जी मेरे पूरे पैसे आ जाएं तो मैं आपके नाम जगह ट्रांसफ़र कर दूं, रजिस्ट्री करवा दूं, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो नहीं आ रहा आप फिर 1-2 महीने का टाइम दे देते हैं आमतौर पर, ठीक नहीं, ठीक है, नहीं देते तो फिर आप एक लीगल नोटिस भेजते हैं, उन्हें कहते हैं जी 14 दिन का टाइम है, ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर आप ना पूरे पैसे लेके आए, ना मेरे हक में अगर पैसे लेके आपने ब्लैक में रजिस्ट्री करवाई तो बयाना सकता है आपका, मैं भी जो मर्जी चाहूँ प्रोटेक्शन कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है लोग लीगल नोटिस दे के ही उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि वो दरमियान में कोई रिश्ता बन जाता है कि दोनों पार्टी जब लीगल नोटिस पढ़ती हैं आपस में, तो ऐसा मौका था जहाँ दोनों पार्टी आपस में बैठ के कहती चलो ठीक है यार हम ऐसा करते हैं, एक टाइम और लेते हैं यहाँ और थोड़ा सा पैसे दे देता है ताकि जी और टाइम मुझे दे दे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब एक बंदे को पता चल जाता है कि बंदा नहीं सही, इससे पैसे नहीं देने हैं, मैंने देख लिया इस बंदे को, तो क्या किया जाए, अदालत में आप कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट का दावा कर देते हैं, सूट फॉर कैंसिल ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल, ताकि आपके पास लीगलिटी ये रहे कि जी हाँ जी मैंने कैंसिल कर दिया है, अब मैं किसी चाहे अपनी मर्जी बेच दूँ, कानून के तौर पर मैंने हर चीज़ वो अपनाई है, वो कर बिल्कुल ठीक है। नहीं वो आपने बड़ा अच्छा उसको भी एक्सप्लेन किया है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा
वो ये कि व्हाट इज़ म्यूटेशन इन प्रॉपर्टी? सर म्यूटेशन आम ज़बान में इंतकाल। ठीक है। इंतकाल मतलब कि आपके नाम जगह चढ़ गई। अब आप जहाँ भी जाएंगे रिकॉर्ड के, ठीक है, आपके नाम की फर्द या आपके नाम की ओनरशिप शो होगी। बिल्कुल। एक म्यूटेशन नंबर होता है, ठीक है, मतलब इंतकाल नंबर लग गया जी, लग गया। उसके बाद होता है इंतकाल नंबर पास करवाना। वो नंबर जब लग जाता है फिर जो अफसर होते हैं, ये लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर होते हैं, बिल्कुल ठीक, इन्होंने अप्रूव करना होता है। बिल्कुल ठीक, अप्रूव कर दिया, करके आपके फर्ज लगा देनी जी, आज तुसी मालिक हो गए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी जो मेरा क्वेश्चन है, आजकल आपको पता है कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में पगड़ी का सिस्टम है। पगड़ी, व्हाट इज़ पगड़ी इन प्रॉपर्टी? यार बेसिकली मैं खुद इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ पगड़ी के ऊपर। ठीक है। मैं अब इसकी कई 5-6 डेफिनेशन सुनी है मैंने। ठीक है। कुछ तो कहते हैं ये तेरे पगड़ी देती या तेरे नाम होगी जगह, और लोग कहते हैं ठीक है जो कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पुराना देहाती वाला सिस्टम है। बिल्कुल। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार मैं तेरे को जो डेफिनेशन मैंने सुनी है, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने रिसर्च की है इसके बारे में, लेकिन 5 डेफिनेशन। कुछ कहते हैं यार तेनू उस दिन मैं भैंस देती सी, तू मेरी इन्नी की जगह ला तो दुआ करा, लेन देन का हिसाब कर लिया हमने, क्लियर डन। तो ये असल में डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि जो रेयर यूज होती है, लेकिन एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादा यूज होती है, फार्मर्स एरिया में ज़्यादा, जिनको पता है हमने शहर आना नहीं है, नहीं करना, लेकिन ये लीगल इसकी एम्बिशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, इट्स बेस्ट टू कैरी आउट लीगल प्रोसीजर। बिल्कुल। पगड़ी जो है वो सिर्फ एक आपस का एक डॉक्यूमेंट है, उसका हुकूमती इदारों से या कोई कानून से कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया मुस्तफीन साहब, आपने बड़ा टाइम दिया, बड़ा अच्छा समझाया। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली बड़े अच्छे जो क्वेश्चंस थे उनका आपने बड़े नाइसली आंसर किया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और ये पॉडकास्ट आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस और पॉडकास्ट हम आपके लिए बनाएंगे। और आज की पॉडकास्ट में हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। आपने ही करना है, मैंने नहीं करना। और ताकि इस तरह की प्रॉपर्टी की अपडेट्स, को लीगल जो इश्यूज़ हैं, को रजिस्ट्री के रिलेटेड है, या इवन को सोसाइटीज़ आ रही हैं, को हाई राइज बिल्डिंग्स, कमर्शियल्स को प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उसकी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। और इस तरह के इश्यूज़ जो हैं आपको रजिस्ट्री के, वो भी इंशाल्लाह हम आपको टैकल करते रहेंगे। अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है और आप एक अच्छा लॉयर और एक अच्छा एक चैम्बर और एक अच्छी सर्विस लेना चाह रहे हैं तो मुस्तफीन साहब से रब्ता करें। इनका चैम्बर है कचहरियों में, अरशद जावेद एसोसिएट्स के नाम से। आपको एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और आपका जो है एक जो A to Z प्रोसीजर है आपकी जो वकालत का, वो बड़ा अच्छा आप मैनेज करेंगे। तो हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।